ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना। अपन कर्व ले रहे थे भाई √c के बीच और लैम्डा m के बीच। पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगी ना भाई, तो पीछे की तरफ आएंगे अपन और लैम्डा m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और लैम्डा m की वैल्यू देखो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक लिमिटिंग वैल्यू पर जाकर रुक जाएगी। देखो बढ़ती जा रही है ना, और ये लिमिटिंग वैल्यू पर जाकर रुक जाएगी, जिसको आपने कहा था क्या, लैम्डा m इनफाइनाइट। और आपने इसको बोला था इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां 100% डिसोसिएशन हो जाए। 100% डिसोसिएशन हो जाए, क्या बोला था उसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है भाई, ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आपका ये कर्व है, इस कर्व से लैम्डा m इनफाइनाइट प्राप्त की जा सकती है भाई। ये तो स्ट्रॉन्ग का हो गया। दूसरा अगर मान लीजिए अपन वीक का लेते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए √c के बीच और लैम्डा m इनफिनाइट के बीच और लैम्डा m के बीच कर्व बनाओ आप, तो वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी ऐसे, और उसके बाद में भी बढ़ती जाएगी, लेकिन लैम्डा m इनफिनाइट नहीं आएगा क्योंकि इसका 100% डिसोसिएशन होगा ही नहीं। तो ये वीक हो गया और ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए लिखो पहले। तो फर्स्ट लिखिए किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए ना भाई, लिखो the molar conductivity of strong electrolyte is found to vary with concentration, according to Debye-Huckel Debye-Huckel HUCKEL Debye-Huckel Onsager ONCAGER on SAGER on Sager SAGER on Sager इक्वेशन। फिर नीचे लिखे कर्व, यहां बनी रखा है ना, कर्व बन रहा है। The curve for a strong electrolyte show that there is a small increase
इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन and approach a maximum limiting value and approach a maximum limiting value at infinite dilution एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा ना भाई। फिर आ जाएंगे किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसमें लिखें इंक्रीज इन कंडक्टेंस, नहीं ऐसे लिखना, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज इन कंडक्टेंस, इंक्रीज इन कंडक्टेंस with dilution but does not reach a limiting value, does not reach a limiting value। सही है ना भाई, लिमिटिंग वैल्यू पर ये पहुंचता नहीं। ये हो गया आपके पास वीक और स्ट्रॉन्ग। अगला टॉपिक डाले भाई कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ देखो भाई, अपन दो कर्व की एक साथ बात करें, अंडर रूट सी लैम्डा एम, ठीक है। ये कर्व किसका बताओ, स्ट्रॉन्ग का ना, और ये किसका, वीक का। इस प्रकार के कर्व बनाए किसने, कोलराउस ने। कोलराउस ने अंडर रूट सी और लैम्डा एम के बीच इस प्रकार के कर्व बनाए। फिर क्या किया उसने, पहली बात ये हो गई कर्व बनाए। दूसरी बात क्या है फिर, दूसरी बात यह है कि उसने इन कर्व के बेस पर एक इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन थी लैम्डा एम सी इक्वल लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। ये इक्वेशन थी भाई, जिसको कोलराउस इक्वेशन बोलते हैं आप। क्या है, कोलराउस। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है भाई। बी की वैल्यू तो अपन को पता ही नहीं, बी क्या है यहाँ। उसने कह दिया कांस्टेंट है बी, लेकिन निकाला कैसे ये भाई, लैम्डा इनफिनाइट तो आप निकाल सकते, कर्व से देखो ये मिल गई। जिस कंसंट्रेशन में निकालना चाहते हो वो भी हो गई, बी नहीं है अपने पास। तो फिर क्या किया, बाद में इसी इक्वेशन को डे बाई हकल
और ऑनसेगर, इन वैज्ञानिकों ने इसको सही किया और सही करके एक नई इक्वेशन थी जिसको बोला क्या, ऊपर मैंने ऐसे लिखवाया क्या कि डे बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन। ये कौन सी, ये कहां से आई, डे बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन कहां से आई, इसी को चेंज कर दिया ना, जो कोलराउस ने इक्वेशन दी थी उसी कोलराउस इक्वेशन को चेंज कर दिया किसने, डे बाई हकल और ऑनसेगर, और एक नई इक्वेशन दे दी। और इन्होंने नई इक्वेशन क्या दी भाई, बी की वैल्यू रख दी उन्होंने, क्या रख दी, और इन्होंने ऐसे कहा कि भाई इक्वेशन ये हो गई कि लैम्डा एम सी इक्वल लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनाइट अंडर रूट सी। अब ए क्या है और बी क्या है, दो कांस्टेंट आ गए। अब पहले केवल बी एक ही कांस्टेंट था, अब दो नए कांस्टेंट आ गए, ठीक है ना भाई, नए कांस्टेंट आ गए, दो नए कांस्टेंटों की वैल्यू रख दी उन्होंने। ए की क्या वैल्यू रखी, ये नीटा है ना, ये वैल्यू रखी। और फिर अपना बच गया कौन, बी, बी की क्या वैल्यू रखी भाई, बी की वैल्यू रखी 8.20 गुणा 10 की घात 5 बटा dt की पावर 3/2। इन दोनों को उठा के यहां रख दो, इक्वेशन बन जाएगी किसकी, कोलराउस की नहीं, डे बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनी भाई, लैम्डा एम सी इक्वल लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस ए की वैल्यू रखो बटा हाफ नीटा प्लस ठीक है भाई, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, लैम्डा इनफाइनाइट से, और फिर अंडर रूट सी। ये इक्वेशन हो गई आपकी कौन सी भाई, डे बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना भाई, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं कौन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कोलराउस का लो भाई। दो चीज दी उसने, एक तो उसने ग्राफ बना दिए, इक्वेशन दे दी, इक्वेशन को बाद में चेंज कर दिया। अब जो ग्राफ दिया था उसने, उस ग्राफ से आप 3 रिजल्ट निकाल सकते हैं। ग्राफ आप देखेंगे तो एक तो लाइनर कर्व है और एक नॉन लाइनर कर्व है। लाइनर तो किसके लिए बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और नॉन लाइनर किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कोलराउस ने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो लाइनर कर्व दे, ठीक है ना, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो नॉन लाइनर दे। आगे पहली बात समझ में, कर्व से लिख दी रहे दो बात। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, भाई ये कहा कि पानी मिलाओगे तो टूटेगा, और पानी मिलाते जाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता ही जाएगा। अब उसने कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैसे निकालोगे, आपके पास दो कंसंट्रेशन हो गई, एक लैम्डा एम सी और एक लैम्डा एम इनफाइनाइट हो गई, दो गई ना, दोनों से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे। तो उसने कहा कि लैम्डा एम सी में आप लैम्डा एम इनफाइनाइट का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी, ठीक है। तीसरी बात उसकी ये थी भाई
जो कर्व था उसकी तीसरी बात ये थी कि लैम्डा एम इनफाइनाइट ये तो ऑब्टेन हो जाएगी फॉर किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और लैम्डा इन्फिनाइट नॉट ऑब्टेन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बोलो कर्व से पता चला कि नहीं है? अगर आप कर्व का एक्सट्रापोलेशन करोगे है ना, तो लैम्डा इन्फिनाइट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। मिल जाएगी किसकी, और वीक की नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसकी, कोलराउस का जो कर्व था उसकी। कर्व को देखते तीन बात लिख देंगे ना अपन, कोई दिक्कत नहीं आई भाई। इक्वेशन आपको रटनी पड़ेगी, मान ले इसमें तो कुछ याद करने का है नहीं भाई, समझाने का कुछ है नहीं। हाँ, इसमें ये चीज ये है कि ये नीटा तो है आपके पास क्या, विस्कोसिटी, और डी क्या होता है ना, डेंसिटी। तो छोटा डी होता है यार, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट या मीडियम। ठीक है ना भाई, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या भाई वैसे, जो NaCl है, NaCl को आपने पानी में डाला, Na पर प्लस Cl पर माइनस, उस प्लस माइनस को खत्म करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। प्लस माइनस खत्म करने की कैपेसिटी, चार्ज को न्यूट्रल करने की कैपेसिटी बेंजीन में नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम, पानी में सब ज्यादा होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा। किसका, इसलिए ध्यान रखना वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। क्यों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा इसलिए, और विस्कोसिटी आप जानते ही हो। ठीक है ना भाई, जो बहते हैं स्लो बहेगा तो विस्कोसिटी ज्यादा ना। ये हो गया आपके पास कोलराउस। उसके बाद इतना लिख दे, फिर आगे चलेगा ना। कौन सा टी, ये टी तो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये 1/2 तो पावर है, dt की पावर 1/2, और पूरे dt के साथ है नीटा। यानी ऐसे लिखो इसको मैं, dt पावर 1/2। ठीक है ना भाई, ऐसे है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इसको इक्वेशन को सही करने की कोशिश मत करना ना। कभी इसको किताब उताब में देख दाख कर सही कर लो, किताबों में जनरली गलत से लिखी हुई है, एक दूसरे को देखा मैंने, है ना। ठीक है भाई, तो ये आ जाए अपने कोलराउस लॉ। लिखो भाई, on the basis of different experiment, different experiment of strong and weak electrolyte, कोलराउस ड्रॉ कर्व बिटवीन, किस किस के बीच लिख दो, ड्रॉ कर्व बिटवीन किस किस के बीच लिख दो भाई, √C एंड लैम्डा m, है ना। ठीक है भाई, कर्व के लिए जगह छोड़ दो जल्दी से, कर्व के लिए 2-3 लाइन छोड़कर नीचे लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ ग्राफ, ग्राफ के नीचे लिखे, on the basis of above graph, Kohlrausch gave following formula.
फॉर्मूला लिख दें, लिख दिया, नीचे लिख दो लैम्डा एम सी इक्वल मोलर कंडक्टिविटी एट सी, हाँ कंसंट्रेशन सी या सी लिख दो, मोलर कंडक्टिविटी एट सी, कंसंट्रेशन सी, और लैम्डा इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी कंसंट्रेशन है और बी कांस्टेंट है। ठीक है, फिर नीचे लिखें ऑनसेगर improved the above equation ठीक है भाई, अबाउ इक्वेशन, और अभी इक्वेशन लिख दे नई वाली, बना देना भी, बना दो पहले, बना दो, ये तो बना भी लोगे ऐसे भी, दोनों एक साथ, इक्वेशन लिख दो ना, इक्वेशन लिख दें, ये अलग है ना, इसको मत उतार देना, कभी इसको उतार दो। नीटा ले दो, उसमें नीटा क्या है, और डी लिख दो, डी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, नीटा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट कर देना इसको, वो सही रहेगा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है नीटा, होगी भाई। तो उसको डे बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन भी बोलते हैं, ऑनसेगर भी बोल देते हैं, सिंपल है ना। इसके नीचे लिख दें एरो लगा कर, डे बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन और ऑनसेगर इक्वेशन बी ई वाई, डे बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन और ऑनसेगर इक्वेशन, ऑनसेगर भी बोल देते हैं, डे बाई हकल ऑनसेगर भी बोल देते हैं। बोलो नीचे
लिखो, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द following results are obtained from the above scripts, from the above scripts. First, strong electrolyte give a straight line. स्ट्रेट लाइन है ना. while weak electrolytes are curved at this series of concentration, curved at this series of concentration, हाँ series of concentration. ठीक है ना भाई. तो स्ट्रेट तो दे देंगे कौन, और कर्व्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. सेकंड लिखें, द रीजन सेकंड है ना, द रीजन बिहाइंड द increase in molar conductivity, on dilution is the increase in the amount of dissociation. क्या कर रहा है भाई, मोलर कंडक्टिविटी जो इंक्रीज होती है ना, उसका रीजन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है. फार्मूला लिख दें एल्फा का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा का फार्मूला लिख दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा इक्वल लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट. ठीक है भाई. और थर्ड लिखें, the value of lambda m obtained at zero concentration is equivalent to the molar conductivity of the
of that electrolyte at infinite dilution. Weak electrolyte are not linear for their molar conductivity, hence extrapolation POLATION is not possible. POLATION is not possible to calculate lambda m at limiting concentration. तो इसमें कह रहा है भाई वो नहीं मिल सकती है ना भाई, लैम्डा एम मिल सकती है नहीं मिल सकती। अब आप अगला टॉपिक डालते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। और इसमें फर्स्ट लिखे हैं भाई कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। पहले आ जाओ, एप्लीकेशन चल रहे हैं। पहला एप्लीकेशन है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या है देखो भाई, कोलराउस ने कहा कि अगर आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालनी है ना भाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो आप क्या करो उसमें, चाहे वो वीक हो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालने तो आप कैसे निकालो, वी पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस वी नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव इनफाइनाइट। ये पॉजिटिव क्या है, नंबर ऑफ कैटाइन है, वी नेगेटिव क्या है, नंबर ऑफ एनायन है। ठीक है भाई, और ये लैम्डा इन्फिनाइट कैटाइन क्या है, कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी है। ये क्या है, एनायन की। सी और ए भी लिख सकता हूं इसकी जगह, सी लिख दूंगा तो वो कैटाइन भी हो जाएंगे, और ए लिख दूंगा तो मतलब उसने क्या कहा, कैटाइन और एनाइन की जोड़ दर टोटल आ जाएगी। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है, कैटाइन और एनाइन की जोड़ दो टोटल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो लैम्डा इनफिनाइट NaCl निकालना चाह रहे हैं, पहला एग्जांपल, तो आप NaCl को डिसोसिएट करो, कैसे होगा बताएं।
तो Na प्लस Cl माइनस की जोड़ दो सिंपल। तो लैम्डा इनफाइनाइट NaCl कैसे आ जाएगी बताओ? लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। क्लियर भाई? एग्जाम्पल सेकंड, अगर मान लो आपको लैम्डा इनफाइनाइट Na2SO4 की जोड़नी है, निकालनी है, तो आप क्या करें? दोनों को जोड़ दो। तोड़ो पहले। Na2SO4 को कैसे तोड़ोगे बताओ? ना 2Na प्लस, क्योंकि V पॉजिटिव V नेगेटिव का रोल भी तो है यहाँ, प्लस SO4 माइनस 2। तो लैम्डा इनफाइनाइट Na2SO4 इक्वल 2 लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस 1, बोलो सही है कि नहीं? प्लस लैम्डा इनफाइनाइट SO4 माइनस 2। हो गया भाई? एक एग्जांपल और दे दूं, लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे टूटेगा बताओ? 2Al प्लस 3 प्लस SO4 कितने? 3 SO4 माइनस 2। बोले यहाँ V पॉजिटिव कितना है? बोलो। V पॉजिटिव का मतलब है केवल कैटाइन का नंबर। V नेगेटिव बोलो 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल 2 लैम्डा इनफाइनाइट Al प्लस 3 प्लस 3 लैम्डा इनफाइनाइट SO4 माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं भाई? ये आपके पास हो गया लो किसका? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का किसका? कोलराउस का। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है भाई? तो पहला एप्लीकेशन ये है। ठीक है, दिखा दो इसमें, लिखो। दोनों को जोड़ दो, सिंपल है ना भाई? लिखो। कोलराउस gave the law of independent migration of ion by which the value of lambda infinite of weak electrolyte can be calculated नीचे लिखें। कोलराउस said that each ion of electrolyte has definite contribution in the molar conductivity of solution, molar conductivity of solution, and this contribution does not depend
डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स कॉमन आयन। ठीक है भाई, और फिर ये लिख दें, मतलब देखो एक मिनट, वो ये कह रहा है कि ध्यान दें, NaCl है, मान लो अगर NaCl की लैम्डा इनफाइनाइट 2 होती तो NaCl में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता? 2 ही होता, एक का, एक आयन का यहां कंट्रीब्यूशन 2 और यहां भी एक आयन का कंट्रीब्यूशन 2। इसका कंट्रीब्यूशन डेफिनेट होगा, ये कह रहा है वो कंट्रीब्यूशन डेफिनेट, यहां भी 2 है, यहां भी 2 होगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? उसका पड़ोसी कौन है, दूसरा आयन कौन है उसके साथ, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। Cl माइनस है, कंट्रीब्यूशन 2 ही रखेगा। SO4 माइनस 2 है, कंट्रीब्यूशन 2 ही रखेगा। इसका कंट्रीब्यूशन डेफिनेट होगा और वो अपने पड़ोसी पर डिपेंड नहीं करेगा भाई, कॉमन आयन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उतार दो। ये एक बार वही बता दीजिए क्या है इसमें, ये नंबर ऑफ कैटायन है, नंबर ऑफ एनायन है, मोलर कंडक्ट मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सही है ना? V पॉजिटिव तो नंबर ऑफ कैटायन है भाई, नंबर ऑफ कैटायन नीचे लिखा नहीं क्या, कैटायन की संख्या वो, और V नेगेटिव नंबर ऑफ एनायन है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा इनहैट पॉजिटिव, लैम्डा नेगेटिव के बारे में लिख दो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। फिर एग्जाम्पल लिख दो भाई। फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, वो उस वाला m लैम्डा इनफिनिटी का v इलेक्ट्रोलाइट का, उसे निकाल तो रहे हैं, वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको प्लॉट कर लेंगे। अभी बताऊंगा इसका भी क्या रोल है ना। v का अपन कैसे निकालेंगे, इसमें यही है, कोलराउस का ये जो माइग्रेशन का लो है अपन इसीलिए काम में लेते हैं ताकि v की भी निकाल सकें, लेकिन v की निकालेंगे कैसे, प्लॉट से नहीं, ग्राफ से नहीं, मैं बताऊंगा भी, है ना कैसे आएगी। नहीं सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ, जब ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जो लैम्डा इनफिनिटी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, फिर उसका हम ग्राफ को प्लॉट करें तब तो हमको वो मिल जाएगा। ग्राफ जो अपन वो बना रहा था वो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा थे ना उनका ग्राफ था वो। ये तो वैल्यू कौन सी आएंगी, थ्योरेटिकल आ जाएंगी, तो वो तो कर्व थ्योरेटिकल हो जाएगा, नहीं वो थ्योरेटिकल कर्व होगा। थ्योरेटिकल तो अपन निकालेंगे ही निकालेंगे वीक के लिए।
ठीक है भाई। अब नीचे एक लाइन लिख दें, पहले लिखो in such a way the determination of lambda m infinite for weak electrolyte can be done lambda infinite for weak electrolyte can be done in two ways. First, by the molar conductivity of ion, or second, by the transport number of ion. देखो भाई, अपन पढ़ रहे हैं पता है क्या, कि देखो सिंपल बात करें अपन, एक अपने पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट प्राप्त कर सकते हैं भाई कर्व से, सही है ना। लेकिन जो अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट नहीं प्राप्त कर सकती। तो फिर क्या कहा गया कि भाई कोलराउस का जो लॉ ऑफ माइग्रेशन है वो आप काम, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है वो काम में ले लो आप, ठीक है। इससे कैसे निकालेंगे अपन, दो तरीके बताए गए। पहला तरीका तो क्या है, बाय द लैम्डा एम ऑफ आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन से। इससे कैसे निकाला गया वो सुनो भाई, सुनना पहले। ये एसिटिक एसिड है, वीक है ना। अगर मान लो मेरे को इसकी लैम्डा एम इनफिनाइट निकालनी है, एसिटिक एसिड की लैम्डा एम इनफिनाइट निकालनी है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा भाई, न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा बैठता है इस पर, है ना। और ये जनरली आता ही है राजस्थान बोर्ड में, लगभग छोड़ के आता ही रहता है ना, कंपटीशन एग्जाम आता रहता है ये। तो एसिटिक एसिड का लैम्डा एम इनफिनाइट आपको निकालना है, तो समझना भाई, उसको तोड़ू पहले मैं, तो तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा ये, CH3COO- और, सही है ना, यानी CH3COO- को और H+ को जोड़ दो, ये आ जाएगा, सही है, दोनों को जोड़ दे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं NH4OH की बात करूं, तो NH4OH भी क्या है, वीक है। ये भी कैसे बना होगा बताओ, NH4 पॉजिटिव को और, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा, सही है कि नहीं, दो को जोड़ दो। अब पता है क्या करना आपको, आपको यहां करना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ये करना है। मतलब दो जनों को जोड़ करके तीसरा घटाना है, दो को ऐड करना है और एक को तीसरे को, ठीक है ना भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तीसरा वाला। कैसे करेंगे वो समझो, यानी मेरे पास 3 वैल्यू होंगी, मेरे पास 3 वैल्यू होंगी, आ रही पसंद में, उन 3 वैल्यू क्या करना आपको, आगे पसंद में ये काम करना है, 3 वैल्यू होंगी, इसका निकालना है। तो अब मैं 3 वैल्यू दे रहा हूं आपको, CH3COO की दे रहा हूं, HCl की दे रहा हूं और NaCl की दे रहा हूं, कि भाई इसकी 4 है, इसकी 3 है और इसकी 1 है, होगी 3 वैल्यू। न्यूमेरिकल समझा रहा हूं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग वाली बात जो बताना चाह रहा हूं उसमें क्या करना, आपको 2 को जोड़ के 1 को घटाना है। बात यह कि किस किस को जोड़े भाई, किसको घटाएं, तो पता है क्या है, आपको निकालना किसकी है, एसिटिक एसिड ना, CH3COO- और H, एसिटिक एसिड की निकालना ना। एसिटिक एसिड कैसे बना था,
CH3COO माइनस और H को जोड़ने से, CH3COO माइनस को और H को जोड़ने से, बस तो आ गया अपनी बात। तो इन दोनों को जोड़ दो, NaCl घटा दो, इनको जोड़ दो और ये घटा दो। अब क्या हो जाएगा बताओ, Na से Na कट जाएगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू रहेंगी ना, Na से Na कट जाएगा और Cl से Cl कट जाएगा। बताओ क्या बचेगा, बच जाएगा कि नहीं। तो मैं ऐसे कह दूं आपको, ज्यादा डिटेल बात नहीं करके, कि अगर आपको लैम्डा इन्फिनाइट CH3COOH निकालनी है तो लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO Na को और लैम्डा इन्फिनाइट HCl को जोड़ दो और लैम्डा इन्फिनाइट NaCl घटा दो, आ जाएगी। बोलो सही है कि नहीं बात भाई, बढ़ गया फार्मूला। ऐसे फार्मूला बनाना है। अब टाइम देने क्या हो गया, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। चलो मैं इसमें लिखवा कर दूंगा, आप बता ही दो कैसे कैसे निकालते हैं, समझ में आ गई पहली बात। दूसरा बताऊं, सपोज मेरे को पानी का निकालना है, पानी क्या है, H और OH, ठीक है। अब मेरे पास तीन वैल्यू दी हुई है, तीन वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है भाई, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं भाई, वीक की नहीं निकाल सकते। तो स्ट्रॉन्ग की काम में लेकर के वीक की निकाल लो, दो स्ट्रॉन्ग की जोड़ देना, तीसरी घटा देना, वीक की आ जाएगी। किसकी निकालना सीख रहे हैं आप, पानी की, है ना। NaOH HCl और दिया भाई NaCl, ये तीन वैल्यू दे दी। किस किस को जोड़े बताओ, H को और OH को जोड़ो, सोचने की जरूरत ही नहीं। H को और ये H रहा ये OH रहा, इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, पानी क्या आ गई, लैम्डा इन्फिनाइट H2O बराबर लैम्डा इन्फिनाइट NaOH प्लस लैम्डा इन्फिनाइट HCl माइनस लैम्डा इन्फिनाइट NaCl। बोलो भाई, आ गया समझ में। अभी अपन सीख रहे थे किसकी, NH4OH की। किससे बना भाई, NH4 पॉजिटिव से। अब मैं क्या करता हूं, इसका आपसे ऐसे आ जाता है, NH4OH की कैसे निकालोगे, फार्मूला लिखो खुद ही, नहीं दे मान लो तो अपन क्या करेंगे, कोई बात नहीं, दोनों को नीचे लिख दो। वही है, 3 साल्ट होने चाहिए, यहाँ 3 साल्ट होने चाहिए। तो 3 साल्ट कैसे लाएंगे भाई, दोनों को नीचे लिखो। किस किस को लिखो, NH4 पॉजिटिव को लिख दो, OH नेगेटिव को लिख दो। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा बच गया बस। कौन बच गया, तीसरा बच गया। अब इसमें समझो, ये कैटायन है, क्या आएगा यहाँ, एनायन, ये एनायन है, यहाँ कैटायन आएगा। यानी यहां तो क्या बचा हुआ बताओ, कौन बचा हुआ है, यहाँ एनायन बचा हुआ है, यहां कौन बचा हुआ है, सही है कि नहीं। जो यहां लिखोगे वो यहां जाएगा, सही है कि नहीं। सपोज यहां आपने यहां Cl लिख दिया, यहां K लिख दिया, KCl लिख दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा। या NaCl लिखोगे तो यहां Na प्लस और Cl माइनस आ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ के तीसरा कट जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, ऐसे लिख दिया करो बस, अपना फार्मूला बन जाएगा, सही है कि नहीं। जैसे अब वो इसको ऊपर अप्लाई करके देखे पानी पर, H2 था, क्या कहूं मैं, H प्लस लिख दो और OH माइनस, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तीसरा निकालना है, यहां कौन बच गया, और यहां जो लिखोगे यहां जाएगा। बोलो क्या लिखे, यहां Cl लिख दो, यहां K लिख दो, KCl आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके घटाओगे तो KCl कट जाएगा, पानी बच जाएगा बस, सही है कि नहीं भाई। तो यहां वो लिखो जो यहां लिखोगे, या यहां वो लिखो जो यहां लिखोगे, क्योंकि कटना है ना इसको, तो दोनों जोड़कर तीसरा घटा देंगे अपन, ठीक है भाई। चलो ये एप्लीकेशन है पहला, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काम में लेकर के किसका निकालेंगे, वीक का। अभी जो बात कर रहा था वो यही है, स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं अपन, वीक की नहीं निकाल सकते। तो अपन क्या करें अब, और ये निकाल लेंगे, ग्राफ से नहीं निकालेंगे, है ना।